बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैलरी का हेड मुकम्मल करने के बाद कोई और हेड शुरू करने से पहले आज हम जिस पर्सन पे बात करने जा रहे हैं वो पर्सन कौन है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी की डेफिनेशन आप शुरू में पढ़ चुके थे। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और कोई फॉरेन एसोसिएशन जो है वो भी क्या है? एओपी है, फॉरेन एओपी। तो ये तमाम बातें जानते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। एओपी कंपनी में, एओपी की डेफिनेशन में कंपनी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एओपी ना इंडिविजुअल है ना कंपनी है। लीगली एओपी कोई पर्सन नहीं है, लेकिन टैक्स में उसको पर्सन का स्टेटस बना दिया हुआ है। यस और नो? हम एग्जाम्पल लेते हैं। एओपी में एग्जाम्पल कवर होती है जनाब पार्टनरशिप फर्म या ज्वाइंट वेंचर्स की। हम एग्जाम्पल लेते हैं पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 चाहिए या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए? जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स करें। अच्छा जी, अगर पर्सन ए अकेला बिजनेस करे तो उसकी टैक्सेशन किस हैसियत से होगी? इंडिविजुअल की हैसियत से। यस और नो? जवाब दें बेटा। अगर पर्सन बी अकेला बिजनेस करे तो उसकी टैक्सेशन किस हैसियत से होगी? इंडिविजुअल। यानी उस बिजनेस के प्रॉफिट्स पर उसको टैक्स देना होगा बतौर इंडिविजुअल, बतौर पर्सन ए एंड बतौर पर्सन बी। जवाब दें बेटा। ऐसा ही है कि उसको अगर ए बिजनेस करता है बतौर इंडिविजुअल, उसको बतौर ए परसेंट टैक्स देना है। मतलब जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी, उस पे बतौर उसने इंडिविजुअल टैक्स देना है। और बी का जो बिजनेस है, जो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उस पर बी ने बतौर इंडिविजुअल टैक्स देना है। यस और नो बताइए सब लोग। लेकिन अगर 2 इंडिविजुअल्स मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, ए बी एसोसिएट्स के नाम से, तो इस बिजनेस की क्या स्टेटस होगी टैक्स में? इस बिजनेस को क्या माना जाएगा? एओपी। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। तो अब ए बी एसोसिएट्स के नाम से जो बिजनेस हो रहा है, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इस पर यानी ए बी एसोसिएट्स की जो प्रॉफिट्स हैं उस पर टैक्स पे करना किस पर लायबिलिटी है? ए बी एसोसिएट्स पे लायबिलिटी है या ए एंड बी पे लायबिलिटी है? अगर हम ए बी एसोसिएट्स को लॉ में, टैक्स लॉ में अलग से पर्सन मान लें तो जब ए इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा था तो ए की इनकम पर टैक्स पे करना ए के ऊपर लायबिलिटी थी, बी की अपनी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उस पर टैक्स पे करना बी के ऊपर लायबिलिटी थी। लेकिन अब ए एंड बी जो बिजनेस मिलके कर रहे हैं बतौर पार्टनरशिप, तो वो टैक्स लायबिलिटी किसकी असेस की जाएगी? ए एंड बी की टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी या उस पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी?
उस एओपी टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। सबसे बात कर रहा हूं, सब रिस्पॉन्स करेंगे। किसकी टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी? फर्म की। अब तवज्जो चाहिए जरा सा। अगर ए के बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होता, $1,500,000 और बी के बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होता $1,600,000, तो क्या होता? ए अकेला अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करता खुद, तो हम क्या करते? हम टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते मिस्टर ए की। और अगर उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा भी कोई और इनकम होता, कोई सैलरी होती, कोई प्रॉपर्टी होती, वो भी हम इसमें शामिल करते। लेकिन मान लें कि कोई और इनकम नहीं है, तो ए की बिजनेस के प्रॉफिट्स पर ए ने टैक्स पे करना होता, हम ए की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते, यस और नो। बी ने जो 16 लाख के प्रॉफिट्स कमाए हैं बिजनेस से, बी की बिजनेस इनकम पर बी खुद टैक्स पे करता और बी उस पर खुद टैक्स पे करता, बी की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती, यस और नो। लेकिन फर्ज करें अगर ए एंड बी मिलके बिजनेस कर रहे हैं और उनकी एओपी जो प्रॉफिट कमा रही है वो इन दोनों का जैसे मिलाकर अगर निकाल लें, फर्ज करें 3,100,000। अब एओपी कितना प्रॉफिट कमा रही है? 3,100,000। इसमें ए का हिस्सा भी है, इसमें बी का हिस्सा भी है, तो अब क्या करें? एओपी के प्रॉफिट पर एओपी टैक्स पे करेगी या एओपी के प्रॉफिट पर, या एओपी का प्रॉफिट जो है वो टैक्स पे करने से पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के दरमियान? ए अपने हिस्से पे खुद टैक्स पे कर दे, बी अपने हिस्से पे खुद टैक्स पे कर दे, ऐसा होगा? या एओपी के प्रॉफिट्स पर एओपी को टैक्स पे करना होगा? क्या ख्याल है आपका? क्या 3,100,000 अगर दोनों 50-50 के पार्टनर हैं तो क्या 15,50,000 ए को दे दिए जाएं, 15,000 50 लाख बी को दे दिए जाएं और बोले भाई ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, तुम क्या करो अपने अपने हिस्से पे खुद टैक्स पे कर दो? या इस 3,100,000 पर बहैसियत एओपी टैक्स पे होगा? बहैसियत एओपी टैक्स पे होगा, पक्का? अच्छा जी, एओपी के टैक्स रेट कौन से हैं जरा ये बताइएगा मुझे, आप लोग बताइए मुझे, एओपी के टैक्स रेट कौन से हैं? एओपी के टैक्स रेट कौन से हैं आप सब बताइए। नॉन सैलरीड, तो जरा नॉन सैलरीड केस में जाइए, सब लोग जाइए नॉन सैलरीड केस में और बताइए 3,100,000 पे क्या टैक्स बनता है, जरा कैलकुलेट करके बताइए। $3,100,000 पे कौन कितना टैक्स बनता है ये बताइए। नॉन सैलरी से निकाल सकते हैं आप लोग? टोटल निकाल लिया बेटा शरोज, टोटल निकाल लिया, 3,95,000 टोटल है बेटा। अच्छा लिमिट लिखाओगे? लिमिट, लोअर लिमिट क्या जरा बताओ? 3 मिलियन। ओके, तो हम क्या बोले बेटा? टैक्स
ऑन रुपीज 3 million. कितना? 3,70,000. और उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 100,000 एट 25%, 25,000. $395,000 ऐसे ही है. लेस टैक्स पेड या पेएबल कितना? 395,000. यस और नो बेटा? तो एओपी ने कितना प्रॉफिट कमाया? एओपी ने कितना प्रॉफिट कमाया? एओपी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 3,100,000. उस प्रॉफिट पे कितना टैक्स पे किया? 395,000. तो वो 395,000 टैक्स पे करने के बाद अब एओपी का प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स? क्या मुझे एओपी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएंगे? 2,705,000. 2,705,000. इसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल इनकम. अब जो बचेगा वो तकसीम हो जाएगा ना. जो बचेगा वो तकसीम हो जाएगा. किसमें तकसीम होगा? किसमें तकसीम होगा? तो अगर ए बी एसोसिएट्स एओपी है तो उन एओपी के पार्टनर्स हैं. वो पार्टनर्स कौन है? वो पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी. उन पार्टनर्स को हम नाम देंगे मेंबर्स ऑफ एओपी. किस क्या नाम देंगे? हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ एओपी. तो अगर नो नो 15 लाख नहीं शहीद, 15 लाख नहीं. वो तो मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल ली थी. 50-50 अज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं है. बात को आसान करो, 50-50 रख लो. शहीद बेटा 50-50 रख लो, आसान कर लो बात को. जिंदगी आसान करो अपनी. ठीक है. मेंबर्स ऑफ एओपी. तो मेंबर्स ऑफ एओपी दो हैं, ए एंड बी. तो 2,705,000 का निकाला है 50%. 1,352,500. सेम. $2,705,000. ठीक है जी. ठीक है. ओके.
यस। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि जो ए और बी के हिस्से में आया है उसको हम क्या बोले, मतलब ए और बी को जो आपने एओपी के प्रॉफिट्स में हिस्सा दिया है इसको हम बोलेंगे शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। क्या बोलेंगे, क्या बोले इसको हम? शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। अब जो हिस्सा ए के हाथ में आया है, अब जो हिस्सा ए के हाथ में आया है, क्या उस पर ए को टैक्स देना है फर्दर, बहैसियत ए, बहैसियत इंडिविजुअल? जो हिस्सा बी के हाथ में आया है, क्या बी को अपने हिस्से पर फर्दर टैक्स देना है, बहैसियत बी, बहैसियत इंडिविजुअल? क्योंकि अब ये जो हिस्सा मिला है तो बहैसियत इंडिविजुअल मिला है ना, तो क्या एओपी के प्रॉफिट जो टैक्स हो चुके हैं, वो टैक्स होने के बाद जो मेंबर्स को हिस्सा मिलेगा, क्या मेंबर्स उस पर दोबारा टैक्स देंगे बतौर इंडिविजुअल? बतौर इंडिविजुअल क्या मेंबर्स उस पर दोबारा टैक्स देंगे बतौर इंडिविजुअल? द आंसर इज नो। इसका आंसर नो है, नो, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? और इसका आंसर यस भी है, हाँ देंगे। तो इसका आंसर पहले नो है, बाद में यस है। इसका आंसर पहले नो है, बाद में यस है। अच्छा सर, ये नो और यस ये कैसे मुखालिफ मुखालिफ बातें कर दी आपने, क्या करें? लॉ ही ऐसा है, आप क्या कर सकते हैं? तो जरा इस बात को समझते हैं। अब हम ए और बी को बतौर इंडिविजुअल देख रहे हैं कि भाई जो जब इनको ये अपना अपना हिस्सा लेके अपने अपने घर पहुंचे, ए को हिस्सा मिला कितना, बी को हिस्सा मिला, दोनों का हिस्सा बराबर है। तो हम मिस्टर ए और हम मिस्टर बी को हिस्सा देने के बाद देखते हैं कि इन दोनों के साथ क्या सलूक किया जाएगा टैक्स लॉ 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 के मुताबिक। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब सवाल क्या होगा, क्या ए और बी की एओपी के अलावा भी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? हो सकती है, जवाब दें। ए और बी की एओपी के अलावा भी कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, जवाब दें। हो सकती है ना। फर्ज करें ए जो है वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम है और उसने साथ में क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए, बी के साथ बिजनेस भी कर रहा है वो, ठीक है। या प्राइवेट मुलाजिम भी कह सकते हैं उसको, गवर्नमेंट वालों पर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। खैर, बताने का मतलब यहाँ पर क्या है, अब मुझे, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो बिजनेस खोल के बैठे होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर शाम में क्लिनिक चला रहे होते हैं, कोई नहीं पूछता उनसे। बहरहाल अब यही आपके सामने यहाँ पर आ रही है बातें सारी की सारी। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हम कहते हैं ए के पास इनकम फ्रॉम सैलरी, रुपीज 1,500,000। ए के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 200,000। तो ए की टोटल इनकम क्या हुई,
1,700,000। तो इस तरह आप क्या करें, अगर आप ए जो कि पार्टनर था फर्म में, उसकी आप अलग से इनकम निकालना चाहते हैं तो पहले आप उसकी बाकी सारी इनकम्स चेक कर लें कि क्या उसके पास कोई और इनकम है कि नहीं है। तो ए के पास एओपी के अलावा कितनी इनकम्स हैं? 2 इनकम्स हैं, एक सैलरी और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यस और नो? रिस्पॉन्स करें। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? टोटल इनकम। अब अगर ए के पास कोई अलाउंस मौजूद है तो लेस कर दें। ए के पास अलाउंस, फॉर एग्जांपल ए के पास अलाउंस मौजूद है जकात का अंडर जकात एंड नशर ऑर्डिनेंस, और वो अलाउंस है फॉर एग्जांपल 50,000 का, वो उसमें से हमने लेस करवा दिया। तो अब आ गई ए की टैक्सेबल इनकम। कितनी? 1,650,000। यस बेटा, जवाब दीजिए। अब आ गई ए की टैक्सेबल इनकम कितनी? 1,650,000। भाई रिस्पॉन्स करें आप लोग। क्या इस टैक्सेबल इनकम में अब तक मैंने शेयर फ्रॉम एओपी शामिल किया है? जवाब दें। नहीं शामिल किया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब टैक्सेबल इनकम मैंने बोल दिया है और मैंने शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? शेयर फ्रॉम एओपी जो है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है। उस पर एओपी ने टैक्स पे कर दिया, एओपी के प्रॉफिट्स पर एओपी टैक्स पे करेगी, कोई और टैक्स पे नहीं कर सकता। तो शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट। जो शेयर फ्रॉम एओपी होगा वो मेंबर्स के हाथ पे क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। यानी बतौर मेंबर उस पर अलग से कोई टैक्स नहीं पे करना, कोई टैक्स पे नहीं करना, वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर? यस और नो? रिस्पॉन्स करें। ठीक है ना? अच्छा जी, लेकिन जो आपका लॉ है वो कहता है बट का मतलब क्या जनाब? कि पिछली वाली बात की नफी कर दी जाए। बट द सेम शैल बी टेकन ओनली फॉर रेट पर्पस। तो जो शेयर है उसको आप इनकम में ऐड करें लेकिन रेट पर्पस के लिए। अब इसका मतलब क्या है? जो ए का शेयर है वो ए की टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद क्या करें? रेट पर्पस के लिए ऐड कर दें। शेयर फ्रॉम एओपी कितना कितना बना था भाई? बताओ ना। 2 मिलियन, 1 मिलियन, कितना था? 1,000,000, 3, 52,500। तो ख्याल रखो मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद ऐड कर रहा हूं। तो अब जो आंसर आएगा उसको मैं नाम दूंगा, उसको नाम दूंगा टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। कितना सम हुआ बताओ? 1,000,000, कितना सम हुआ? 3,02,000। ऐसे ही है, 3,02,000। अब हमें करना क्या? हमें 3,02,000 पर टैक्स वर्कआउट करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्स करो बेटा।
क्या करना है, 3,02,000 पे टैक्स वर्कआउट करना। सर अभी तो आप कह रहे थे एग्जेम्प्ट है। हाँ एग्जेम्प्ट है, पहले टैक्स वर्कआउट करो। वो टैक्स हमारा एक्चुअल टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स होगा सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए। तो हमें 3,02,000 पे टैक्स वर्कआउट करना है। सर कैसे करें, सैलिड केस लगाएं या नॉन सैलिड केस लगाएं, जरा सोचिए भाई, रिस्पॉन्स कीजिए। सैलिड केस लगाएं या नॉन सैलिड केस लगाएं? बेटा शहीर पहले तो बताओ, सैलिड केस या नॉन सैलिड केस? देखो बेटा, ये जो हमने शेयर फ्रॉम एओपी ऐड किया है, ये हमने सिर्फ शेयर फ्रॉम एओपी रेट पर्पस के लिए ऐड किया है। असल टैक्सेबल इनकम कितनी है? असल टैक्सेबल इनकम कितनी है? असल असल टैक्सेबल इनकम है 1,650,000। तो अगर आप 15 लाख को डिवाइड करते हो 1,650,000 से, तो ये टैक्स, ये सैलरी जो है वो टैक्सेबल इनकम का मोर देन 75% बनती है कि नहीं बनती? सैलरीड केस लगेगा, सैलरीड केस। यानी आप सैलरीड या नॉन सैलरीड केस वैसे डिसाइड करो जैसे आप पहले डिसाइड करते हुए आ रहे हो। सैलरी को डिवाइड करो टैक्सेबल इनकम से, ना कि टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अच्छा जी, अब जब सैलरीड केस में जा रहे हो तो अब उसमें 3 मिलियन तलाश करो। 3 मिलियन कहां पर है? अभी अमाउंट जो जिस अमाउंट पे वर्कआउट करना है वो 3 मिलियन है। जरा 3 मिलियन पे वर्कआउट करो, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। 3,02,000 पे टैक्स वर्कआउट करो। लोअर लिमिट क्या बताओ सैलरीड केस में? ओके, अब यहां पर एक हेडिंग लगा रहा हूं। वो हेडिंग क्या है? टैक्स लायबिलिटी फॉर व्हाट? रेट पर्पस। कि ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये रेट पर्पस के लिए वर्कआउट की जा रही है। तो आपने कहा टैक्स ऑन रुपीज 2,500,000 कितना, कितना? 195,000। और टैक्स ऑन रुपीज व्हाट? एक्सीडिंग अमाउंट कितना? 502,000। एट व्हाट परसेंट? एट व्हाट परसेंट? एट 17.5%। कितना? 5,02,000 का 17.5% कितना बनता है? $87,850। ठीक है जी, 87,850। सम कर दें इन दोनों का कितना बनेगा? टू मिलियन, सॉरी 2 मिलियन नहीं, 282,850। ये क्या है? ये टैक्स लायबिलिटी है।
जवाब दें। ये क्या टैक्स लायबिलिटी है बेटा? क्या ये टैक्स पे करना है? एक और नहीं, इसको हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस, क्योंकि ये टैक्स लायबिलिटी तो 3,02,000 पे निकाली गई है और टैक्स पे करना है 1,650,000 पर। तो अब हम निकालते हैं असल टैक्स लायबिलिटी। टैक्स ऑन रुपीज 1,650,000 at एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी। वो क्या है भाई? A upon B multiply by C. What is A? A is what? Tax liability for rate purpose. ये A है। क्या रखा? 282,850. What is B? B is what? Taxable income for rate purpose. 3,002,000. And now what is C? C is what? Your actual taxable income. 1,650,000. क्या आंसर बना? क्या आंसर बना? जल्दी बताइए, क्या आंसर बना? $155,464। अच्छा, अब फर्ज करें अगर कोई शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, अगर कोई शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, तो आप किस वैल्यू पे डायरेक्ट टैक्स वर्कआउट करते? आप किस वैल्यू पे डायरेक्ट टैक्स वर्कआउट करते हैं? चलिए बताओ बेटा। अगर ए का कोई शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, आप डायरेक्ट टैक्स पे वर्कआउट करते 16,50,000 पर। 12 लाख पे टैक्स बनता 6 लाख रुपए। जवाब दो। और 4,50,000 पे टैक्स बनता 10%, 45,000 रुपए। 30,000 और 45,000 कितना हुआ? 75,000। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो, जल्दी बताओ, यस और नो। जवाब दो भाई सब लोग। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड करने से ओनली फॉर रेट पर्पस, हालांकि हम शेयर फ्रॉम एओपी को टैक्स नहीं दे रहे, ये लॉ ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो एक तरफ तो लॉ बोल रहा है ये एग्जेम्प्ट है, एक तरफ लॉ बोल रहा है इसको रेट पर्पस के लिए इंक्लूड करो। तो जब रेट पर्पस के लिए इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है 155,464 आ रही है, जो कि आपकी नॉर्मल हालात में बनने वाली टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है। और नॉर्मल हालात में आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है? 75,000। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये 80,464 से ज्यादा है। तो ये 80,464 जो आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये शेयर फ्रॉम एओपी की वजह से देने पड़ रहे हैं बेटा। अगर आपके पास कोई शेयर फ्रॉम एओपी ना होता तो आप 80,464 रुपए ज्यादा पे नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ 75,000 रुपीज पे करते। यस और नो, जल्दी बताओ। क्या ख्याल है?
तो एक तरफ लॉ कह रहा है कि ये एग्जेम्प्ट है, एक तरफ लॉ कह रहा है कि भाई इसको रेट पर्पस के लिए ऐड करो। तो जब इसको रेट पर्पस के लिए ऐड करते हैं तो ये हमारी बाकी टैक्सेबल इनकम की टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देता है। मतलब शेयर फ्रॉम एओपी वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन शेयर फ्रॉम एओपी के होने की वजह से हमें अपनी बाकी इनकम पर हाई रेट ऑफ टैक्स फेस करना पड़ता है। यस और नो? तो एग्जाम भी है और इसकी वजह से टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। चलें, लेकिन एग्जामिशन का प्रूफ क्या हमारे पास? प्रूफ ये है, देखो बी, अगर मैं बोलता हूं बी के पास कोई और इनकम है ही नहीं, बी के पास एओपी के अलावा कोई और सोर्स इनकम है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? है बेटा, बी के पास एओपी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, तो जब बी के पास कोई और इनकम है नहीं तो क्या बी शेयर फ्रॉम एओपी को रेट पर्पस के लिए ऐड कर पाएगा? बस इसका मतलब क्या हुआ? बी के लिए शेयर फ्रॉम एओपी एग्जाम्प्ट रहा, एग्जाम्प्ट तो ए के लिए भी था, बी के लिए भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन बी के पास क्योंकि कोई और इनकम नहीं है तो उसको रेट पर्पस के लिए भी ऐड करना नहीं पड़ा उसको। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एओपी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सबको क्लियर है बेटा? चलें, इसको आज तक कितना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में आपसे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।